दोस्तों, जिन लोगों को फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, केवल वही लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों, हम फालतू की बातों में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। दोस्तों, हम आपको छोटी छोटी ट्रिक भी बताएंगे प्रश्नों को याद रखने की। तो चलिए 2015 में पूछे गए ईवीएस के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक सीधा और छोटा, आभासी सीधा एवं बड़ा, आभासी उल्टा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा एवं छोटा। दोस्तों, ये होता है ऑप्शन बी, आभासी सीधा और बड़ा। दोस्तों, पहले एक चीज़ देख लीजिए, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। दर्पण लेंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी जो चीज़ दर्पण में होती है उसके विपरीत होगी लेंस में। जैसे यहाँ उत्तल दर्पण देख लीजिए, हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन यहाँ उत्तल की बात हो रही है। जैसे लेंस की बात होगी तो ये कार्य अवतल लेंस करेगा, यानी लेंस बदल जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब याद रखने की ट्रिक हम आपको बता देते हैं। दर्पण, आप कोई चीज़ जब दर्पण में देखते हैं तो वो हमेशा उल्टी दिखती है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब तल पर खड़े होते हैं, यानी आप शीशा कहाँ खड़े होकर देखते हैं, जमीन यानी तल पर, आप हमेशा शीशा को तल पर खड़े होकर देखते हैं। तो आप इससे ऐसा याद रख सकते हैं कि तल पर आप खड़े होकर शीशा देखते हैं तो उल्टा दिखाई देता है, लेकिन जब आप उस शीशा के पास पहुंच जाते हैं तो चीज़ें सीधी दिखाई देती हैं। कैसे? दोस्तों, आपको ये महसूस होता है, मान लीजिए जिस प्रकार हम बैठे हुए हैं, हमारी टी शर्ट पर ये लिखा हुआ है, आप शीशे में देखना, जिसकी भी टी शर्ट पर कुछ लिखा हुआ होगा वो उल्टा दिखाई देगा। लेकिन जब हम शीशा के पास आ जाते हैं तो हमारा फेस दिखाई देता है, तब हमें पता नहीं चलता कि उल्टा है या सीधा, हमें तब सीधा दिखाई देता है। दोस्तों, आप इस चीज़ से इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? पहला है अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, हिमालय हिल्स। भारत में जो 4 हिल्स हैं विविधता हॉटस्पॉट, वो हैं हिमालय, भारत वर्मा, सुंदरबन और पश्चिमी घाट और श्रीलंका। दोस्तों, जैव विविधता हॉटस्पॉट कैसे निर्धारित किए जाते हैं? इस क्षेत्र में कम से कम 1500 संवाहनी पौधों की प्रजातियां हों और 30% इस क्षेत्र में मूल निवासी वनस्पति हो। अगला है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? दोस्तों, ये तो आप अच्छे से लगा देंगे क्योंकि सभी लोग जानते हैं, ऊंट राजस्थान का राज्य पशु होगा। अगला है, दोस्तों यहाँ ऊँट के बारे में जानकारी दे रखी है। ऊँट को 30 जून 2014 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। 2019 के अनुसार, यानी 2012 में ऊँटों की संख्या थी 3.26 लाख, लेकिन 2019 में ये घटकर 2.13 लाख रह गई है, यानी ऊँट घटते जा रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है सभी धातुएं तन्य होती हैं, दूसरा है सभी अधातुएं तन्य होती हैं, तीसरा है सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, चौथा है कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, सामान्यतः धातु तन्य होती हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? पहला है वाहन, उद्योग, ठोस अवशिष्ट, धूल के कण। दोस्तों, वायु के अंदर ठोस चीज़ें नहीं तैरती हैं, यानी ठोस अवशिष्ट वायु प्रदूषण के कारण नहीं होते। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वायु ठोस चीज़ों को नहीं उड़ाती है, यानी ठोस अवशिष्ट इसके प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? पहला है दोस्तों वूलर झील,
रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजसमंद झील। दोस्तों रामसर जो साइट है वो राजसमंद झील नहीं है। दोस्तों भारत में वर्तमान में 85 रामसर साइट हैं, क्योंकि हाल ही में 3 स्थान खोजे गए हैं। आप इनको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये हाल ही में रामसर साइट में शामिल किए गए हैं। तमिलनाडु के नाजारायन पक्षी अभ्यारण्य और काझुबेली पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों अभ्यारण्य तमिलनाडु के हैं। और एक है मध्य प्रदेश का तावा जलाशय। दोस्तों ये तीनों हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल किए गए हैं। बूलर झील है जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में, और रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, और केवलादेव राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है? दोस्तों पहले भी हमने बताया है, नवीनकरणीय संसाधन मतलब जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ऑप्शन है जल विद्युत, प्राकृतिक गैसें, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। दोस्तों ये प्रश्न लगातार 2 वर्ष पूछा गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। जितनी भी प्राकृतिक गैसें हैं वो नवीनकरणीय संसाधन नहीं है, क्योंकि गैस को हम एक बार प्रयोग करके नष्ट हो जाती है, उसे दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिसमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपयुक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है WC डैम्पियर ने, BS ब्लूम ने, कार्ल्स पॉपर ने, या JWN सुलिवन ने। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, WC डैम्पियर ने ये परिभाषा दी थी विज्ञान की। अगला है, निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? पहला है बॉटनी में, हॉर्टिकल्चर में, जियोलॉजी में, एनाटॉमी में। दोस्तों कृषि का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। बॉटनी में किया जाता है वनस्पति विज्ञान, जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, और जियोलॉजी में भूविज्ञान, और जिसमें पृथ्वी संबंधी अध्ययन किया जाता है, और एनाटॉमी में शरीर रचना विज्ञान, जिसमें शरीर के अंग व प्रत्यय की रचना का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? पहला है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना। दूसरा है प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण। तीसरा है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए हमें विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों का प्रयोग करना है, और सृजनशील तो बच्चों को बनाना ही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? पहला है आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन ना दिया होता तब आप इसका सही जवाब ऑप्शन सी लगाते, क्योंकि जीवन से संबंधित चीज़ें सबसे ज़्यादा सकारात्मक होती हैं, लेकिन यहाँ उपरोक्त सभी दे रखा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? पहला है नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों इसमें 2 गैसें ऐसी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर आपको इसमें से सही जवाब लगाना है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को लगाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्तरदायी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। वैसे इसका बी और सी जिसने भी लगाया था उसको 1 नंबर आयोग ने दिया था। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प और ओजोन ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैसें हैं। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि में
कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? पहला है 4, 3, 8, 6। दोस्तों इसके अंदर 6 सोपान प्रयोग होते हैं। परियोजना विधि का आरंभ अमेरिका में जॉन डीवी ने किया था। यह विधि किलपैट्रिक के प्रयोजनवाद पर आधारित है। इस विधि में बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखता है। दोस्तों 6 चरण हैं: नियोजन, परिस्थिति प्रदान करना, क्रियान्वय, योजना के उद्देश्य व चयन, मूल्यांकन व सारांश लेखन। दोस्तों इसका अगला प्रश्न देख लीजिए। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। पहला है आगमन विधि द्वारा, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, नियम निगमन का। दोस्तों नियम और रटने ये दोनों तो नकारात्मक में आते हैं। इनमें से जो ज़्यादा सकारात्मक है वो मनोरंजक और खेल विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? पहला है विश्लेषण विधि में, दूसरा है स्वतः शोध विधि में, तीसरा है संश्लेषण विधि में, चौथा है आगमन विधि में। दोस्तों ये आगमन विधि में प्रयोग होता है। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद हम बच्चों को आगे की चीज़ें समझाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? दोस्तों ये प्रश्न इससे पहले पूछा गया था अप्रक्षेपित सामग्री का। आप प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित सामग्री याद रख लीजिए। प्रक्षेपित सामग्री वो होती है जो बिजली से चलती है और अप्रक्षेपित सामग्री वो होती है जो बिजली से नहीं चलती है। बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान, प्लेन बोर्ड। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, OHP। इसे बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। दोस्तों जितने भी प्रोजेक्टर हैं सभी बिजली से चलते हैं और जो चीज़ बिजली से चलती है वो प्रक्षेपित होती है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगला है अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? पहला है वैधता, विश्वसनीयता, ए बी दोनों, व्यापकता या विस्तृत। दोस्तों अगर विस्तृत इसके साथ नहीं दे रखा होता तो व्यापकता भी अच्छे प्रश्न की विशेषता होती है, लेकिन हमें अगर इसका सही जवाब लगाना है तो ऑप्शन तीसरा लगाना है, वैधता और विश्वसनीयता। ये दोनों इसकी अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता हैं, लेकिन व्यापकता भी अच्छी विशेषता होती है। अगला प्रश्न है भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पहला है 2006 में, 2008 में, 2011 में या 1997 में। दोस्तों भारत में ये किया गया था 2006 में। दोस्तों बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम 1929 में पारित किया गया था। बाद में 1949, 1978 और 2000 में इसमें संशोधन किया गया। इन डेटों में से एक भी डेट ऑप्शन में नहीं दे रखी, केवल 2006 दे रखी है, इसीलिए इसका सही जवाब 2006 है। दोस्तों विवाह की जो न्यूनतम आयु है फिलहाल 18 वर्ष और बालकों की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो नया बाल विवाह संशोधन विधेयक 20 दिसंबर 2021 में लोकसभा में जो पेश किया गया है, उस विधेयक में ये बात कही गई है कि जो महिलाओं की आयु है वो 18 से 21 कर देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आपसे प्रश्न में उम्र पूछता है तो आपको अभी भी 18 और 21 लगाना है, क्योंकि ये कानून अभी राज्यसभा से पारित नहीं हुआ है, इसीलिए आपको अभी 18 और 21 ही सही जवाब लगाना है। अगला प्रश्न है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? पहला है कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, दूसरा है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, तीसरा है वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, चौथा है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। दोस्तों अगर कोई परिवार है तो प्रत्येक सदस्य अपनी आय भिन्न भिन्न जमा नहीं करते हैं, उनके बीच अगर फूट पड़ जाती है तभी वो भिन्न भिन्न जमा करते हैं, तब वो परिवार नहीं रहते। अगला प्रश्न है
राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? पहला है 16 अगस्त 1996 को, 5 जून 1990 को, 22 जुलाई 2002 को, 26 सितंबर 1994 को। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 26 सितंबर 1994 को इसकी स्थापना की गई। दोस्तों बाल श्रम को याद रखने के लिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, एक माँ अपने बच्चे को 9 माह के लिए अपने गर्भ में रखती है। दोस्तों सितंबर का महीना होता है 9वां महीना और बालक भी 9 महीने पेट में रहता है। और 6 को भी हम उल्टा कर सकते हैं और यहाँ 2 9 तो दे ही रखे हैं। आप इस ट्रिक से आप इसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है 26 सितंबर 1994। अगला प्रश्न है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? पहला है यूरिया, सोडियम फास्फेट, DAP, वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों ये चौथा कथन बिल्कुल सही है, यानी वर्मी कंपोस्ट ये बागवानी के लिए सबसे बढ़िया उर्वरक है, क्योंकि इसे देसी खाद भी बोल सकते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों वस्त्र का प्रकार और राज्य, फिरन जम्मू कश्मीर का वस्त्र है, पानो भाजू जो वस्त्र है पश्चिम बंगाल का है, राहिदे हिमाचल प्रदेश का है, फुलकारी पंजाब का है। दोस्तों पानो भानु पश्चिम बंगाल का वस्त्र नहीं है, बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश का वस्त्र है। इसे गोयन महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक वेशभूषा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता? पहला है संगमरमर, कोटा स्टोन, सिया पत्थर, दोस्तों घिया पत्थर या सेंट स्टोन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, घिया पत्थर या सैलकड़ी। सैलकड़ी को घरों के फर्श में नहीं लगाते हैं। अगला है, राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है। पहला है 20, 25, 22, 24। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, लोकसभा में 25 सदस्य हैं। दोस्तों इससे पहले पूछा गया था राज्यसभा के सदस्य, इसके बाद पूछा गया लोकसभा के सदस्य, इस बार पूछा जाएगा विधानसभा के सदस्यों की संख्या। आप इसे याद रख लीजिए, विधानसभा में 200 सदस्य हैं, क्योंकि ये प्रश्न जब पूछा गया था तब लोकसभा के चुनाव हुए थे। अभी फिलहाल राजस्थान में विधानसभा और राज्यसभा के चुनाव हुए हैं। आप राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 200 सदस्य हैं। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? मेला और राज्य। दोस्तों अंबाजी मेला लगता है गुजरात में, ये बिल्कुल सही है। माघ मेला लगता है उत्तर प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों नैना देवी असम में लगता है, दोस्तों ये गलत है। बाड़ेश्वर मेला राजस्थान में लगता है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, नैना देवी मेला दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लगता है। अगला है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? पहला है डीडवाना में, नागौर में, बाड़मेर में, पर बस्तरसर में। दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, डीडावन में। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? दोस्तों आप केमिकल में कभी भी हाथ नहीं डाल सकते, जितने भी केमिकल हैं उसमें आप डंडे से ही उसको घुमा सकते हैं। जो लोग गांव के हैं वो लोग जब भी अपने खेतों में स्प्रे करते हैं तब डंडे से दवाई को घुमाते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, केमिकल को हम डंडा से घुमाते हैं, यानी डीडवाना। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? पहला है 1981 में, 1985 में, 1986 में, 1988 में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 1986 में। दोस्तों उपभोक्ता का मतलब जो चीज़ें खाई जाती हैं, और यहाँ सबसे ज़्यादा जो पेट दे रखे हैं, 9 में 1 पेट है, 8 में 2 पेट हैं और 6 में भी 1 पेट है, यानी सबसे ज़्यादा पेट
1986 में दे रखे हैं। अब आप 88 पर मत चले जाना, क्योंकि आपको सिर्फ याद रखना है 1986, 4 पेट वाला 1986। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? पहला है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, एंटामीबा, रिट्रोवायरस या साल्मोनेला। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम से होता है। दोस्तों मलेरिया होता है मच्छर के काटने से, वो भी मादा मच्छर के। दोस्तों मलेरिया की दवा किस पेड़ से बनती है? ये लोग आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपने सीटेट में इसे बहुत ज़्यादा पढ़ा है। अगला है, पश्चिमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? पहला है अमाशय में, श्वसनिका में, आंत्र में, वायु कोश में। दोस्तों ये मिलते हैं श्वसनिका में। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? पहला है जाइलम, दूसरा है पेरेनकाइमा, तीसरा है कोलेनकाइमा, चौथा है स्क्लेरेन कायमा। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है जाइलम। जाइलम एक कठोर ऊतक है। दोस्तों जाइलम पौधों में पाया जाने वाला जटिल ऊतक है। जाइलम जड़ से पानी व खनिजों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। दोस्तों आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए, जाइलम में जड़ों से पानी को पहुंचाता है। जा से जल याद रख लीजिए, और जा से जाइलम, यानी जल को पानी से पौधों तक पहुंचाता है। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं, इसीलिए हमने आपको बीच में फालतू की बातें नहीं की। तो चलिए दोस्तों, इसी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम आपके लिए एग्ज़ाम तक ऐसी ही प्रैक्टिस लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।